हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनबी लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर को आंसर सहित लेकर आए हैं। यानी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन भी होंगे और आंसर भी होंगे। और हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस पेपर में भी 50 से अधिक प्रश्न हमारी यूट्यूब एनबी लर्निंग की वीडियोज़ में से आए हैं। आप चाहें तो खुद एनबी लर्निंग की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस पेपर की। और साथ में इस पेपर का एक फ़ायदा ये भी है कि आपकी फर्स्ट टर्म की परीक्षा में आपकी तैयारी हो जाएगी और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए आगे उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें और जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला प्रश्न है, अमेरिका के तट से लगा छोटा सा द्वीपीय देश कौन सा था? बिल्कुल सही, क्यूबा था। तो क्यूबा एक छोटा सा देश जो अमेरिका के तट से लगा द्वीपीय देश था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसका संबंध शीत युद्ध से था? तो किसका संबंध था? क्यूबा मिसाइल संकट, वेरी गुड। सोवियत संघ और अमेरिका यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव प्रतिस्पर्धा, ये भी। तीसरा, सोवियत और अमेरिका के बीच ये दोस्ती, बिल्कुल दोस्ती नहीं थी। तो पहला और दूसरा यानी सही आंसर इसका बी। तो जिन बच्चों ने बी लगाया बहुत बढ़िया किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ? सबको पता है, ये कक्षा 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं। कब हुआ? 1914 से 1918। कौन सा ऑप्शन है? बी। बी इज द राइट आंसर कि 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नहीं है? ये सेम टू सेम क्वेश्चन एक वीडियो में डाला है मैंने। निम्न में से कौन सा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश नहीं है? ब्राजील, घाना, मिस्र, भारत। हाँ जी, ब्राजील बिल्कुल नहीं है, घाना है, भारत है, मिस्र है, युगोस्लाविया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, सोवियत संघ के अनेक गणराज्यों ने डैश और डैश को झेला। तो किसको झेला और क्या झेला? जी हाँ, गृह युद्ध और बगावत को झेला। सोवियत संघ के अनेक देशों ने किसको? गृह युद्ध और बगावत को झेला। तो ये सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के बारे में? पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी प्रभावी विचारधारा थी। बिल्कुल गलत। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता था। बिल्कुल सही। जनता को आर्थिक आज़ादी थी। नहीं जी। अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन नियंत्रण राज्य करता था। बिल्कुल गलत। तो बी इज द राइट आंसर। क्या है राइट आंसर? बी। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता था सोवियत संघ में। आने वाले फर्स्ट टर्म के लिए क्वेश्चन याद कर लो, ये कुछ क्वेश्चन इनमें से भी 2-4 आ सकते हैं सेम टू सेम। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। आप किस आधार पर कहेंगे कि लीग ऑफ नेशन अपने उद्देश्यों में असफल रहा? सफल नहीं रहा, असफल रहा। क्यों? क्योंकि लीग ऑफ नेशन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। इसकी स्थापना के बावजूद सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, यानी ए उत्तर दूसरे विश्व युद्ध का होना। तो लीग ऑफ नेशन की असफलता है ये। प्रश्न नंबर 8, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन था कि सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? कितने मेंबर स्थायी हैं? 5। और कितने अस्थायी हैं? 10। 10 अस्थायी, 5 स्थायी, कुल मिला के सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ढांचागत सुधार हेतु एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ जिसमें कुछ शिकायतों का जिक्र था। कौन कौन सी शिकायत थी? कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ में जो ढांचा में सुधार लाना चाहिए, यानी जो पावर 5 देशों के पास वीटो है उसमें सुधार लाना चाहिए। इसके अलावा भी और सुधार लाना चाहिए। तो कौन कौन सी बातें, जिन शिकायतें दर्ज की गई? पहला देखते हैं, सुरक्षा परिषद राजनीतिक वास्तविकता की नुमाइंदगी नहीं करता। बिल्कुल सही कहा गया ये। इसके फैसले पश्चिमी मूल्यों के हितों की छाप होती है। ये भी सही है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। बिल्कुल सही। यानी कि उपरोक्त सभी बच्चों ने देखो डी आंसर लगा रखा है, जिस बच्चे से पेपर लिया मैंने। तो यानी 9वें का उत्तर डी। प्रश्न नंबर 10, आजाद भारत के सम्मुख कौन कौन सी चुनौतियां थी? तो कौन कौन सी चुनौतियां थी आजाद भारत के सामने? 3 चुनौतियां थी ना, और तीनों ही लिखी हुई हैं। एकता के सूत्र में बांधे रखना, लोकतंत्र को कायम करना, विकास। यानी 1 2 3 का है सी में। सी इज द राइट आंसर।
प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नेहरू की विदेश नीति का उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था अलग है, उद्देश्य नहीं था। तो क्या उद्देश्य नहीं था नेहरू जी की विदेश नीति का? पढ़ें एक बार जी। ऑप्शन देखते हैं। कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, ये तो था भाई। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, ये भी था। तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, ये भी था। अपने मंत्रिमंडल का विकास करना, अरे मंत्रिमंडल क्या भाड़ में, यानी कि डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12। शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गुट तथा डैश का समर्थक था। भाई पूर्वी गुट किसका था? समाजवाद का और साम्यवाद का। समाजवाद तथा साम्यवाद, इसका समर्थक कौन था? पूर्वी गुट। ठीक है, पूर्वी गुट किसका था? समाजवाद और साम्यवाद का। और पश्चिमी पूंजीवाद का। याद होना चाहिए बेटा ये क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 13। निम्न में से किस देश को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया? भाई किसको किया गया था? कौन बचा था अंत में शक्तिशाली? रूस। तो रूस को उत्तराधिकारी का आर्थिक, सोवियत संघ का आर्थिक उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया था, रूस को सोवियत संघ का। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। UNHCR किससे संबंधित है? UNHCR किससे संबंधित है? ये जो डिटेल चैप्टर पढ़ाया था मैंने वीडियो में, वो है बिल्कुल क्वेश्चन सेम टू सेम। किससे संबंधित है? बिल्कुल संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग। किससे है? देखो UNHCR कहाँ कहाँ मिल रहा है? ये रहा डी वाला, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। मिल गया ना आपको? कभी हिंदी में ना आया तो इंग्लिश में लगा लिया करो बेटा, आंसर वही होता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग से संबंधित है UNHCR। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सामने किन दो बुनियादी सुधारों का मामला था? संयुक्त राष्ट्र संघ किन दो बुनियादी सुधारों को करना चाहिए था? तो ऑप्शन है सदस्य संख्या पर सहमति, नहीं जी ये बात नहीं। संगठन की बनावट और प्रक्रिया, बिल्कुल कहते हैं ना संगठन की संरचना के बारे में। प्राथमिक मुद्दों विवादों को तय करना, ये भी नहीं है। संगठन के न्याय अधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा, यानी दूसरा चौथा कहाँ है? पहला, ए इज द राइट आंसर। तो 15वें का ए इज द राइट आंसर। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन बार बार पढ़ सकते हो, मुझसे पहले भी उत्तर दे सकते हो, इससे आपकी इंटेलिजेंसी का पता चलेगा। प्रश्न नंबर 16। विभाजन के पश्चात बने पाकिस्तान में कौन कौन से दो इलाके शामिल किए गए? कौन कौन थे? सबको पता है, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, यानी सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17। 1917 की रूसी क्रांति के नायक यानी हीरो कौन थे? कौन थे? व्लादिमीर लेनिन, यानी कि ए इज द राइट आंसर। तो व्लादिमीर लेनिन कौन थे? रूसी क्रांति के नायक। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। शीत युद्ध काल की पहचान कीजिए। भाई शीत युद्ध कब हुआ था? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1945 से 1991, क्योंकि 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सोवियत संघ का पतन हो गया। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका द्वारा सहायता दिए जाने को क्या कहा गया? क्या? मार्शल योजना। वेरी गुड, बसों में मार्शल होते हैं रक्षा के लिए, उसी प्रकार पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका द्वारा सहायता दिए जाने को मार्शल योजना के नाम से पुकारा गया। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। अपनी विदेश नीति को सक्षम बनाने के लिए भारत किस गुट में शामिल हुआ? किस गुट में शामिल हुआ था इंडिया? बताओ भाई। नाटो में, वार्सा में, दोनों में? अरे कोई नहीं, इंडिया का अपना ही था। कौन सा गुट था वो NAM, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो डी इज द राइट आंसर। कौन सा है? डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 21। भारत और चीन के संबंधों की शुरुआत प्रारंभ में क्या थी? कैसी थी? स्टार्टिंग में हम कैसे थे? दोस्त। तो दोस्ताना संबंध थे प्रारंभ में, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 22। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब चला? सभी बच्चों को ये रटा होगा, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब चला? 1939 से 1945, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? कब शामिल हुआ? अक्टूबर 1945 को। अरे कहाँ गया अक्टूबर 1945? ये रहा अक्टूबर 1945 को, यानी कि डी। भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ अक्टूबर 1945 को। आज़ादी के समय कितने रजवाड़े थे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपसे वीडियो में। तो कितने रजवाड़े थे? 565। जी सही आंसर है। आज़ादी के समय इंडिया में 565 रजवाड़े थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। आज़ादी के तुरंत बाद, वीडियो को छोटा करते हैं थोड़ा, हाँ,
आज़ादी के तुरंत पहले निम्न में से किस राजा ने अपने राज्य को भारतीय संघ से आज़ाद रखने की घोषणा करी? एक ही राजा बार बार फेमस हुआ था, वो राजा कौन है? त्रावणकोर के राजा। त्रावणकोर के राजा क्या चाह रहे थे कि हम भारत के संघ में शामिल नहीं होंगे। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 26, मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे? बताओ भाई, मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे? सोवियत संघ था, बिल्कुल। ब्रिटेन था जी, अमेरिका था जी, फ्रांस था, अरे सारे थे। तो क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शन देखो 1 2 3 4, ये रहा, सी इज द राइट आंसर। आपको उत्तर रटा होना चाहिए बस कि सोवियत संघ था, ब्रिटेन था, फ्रांस और अमेरिका। तो चारों कहाँ मिल गए? सी में। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से विषम कोई अलग होगा, वो क्या अलग होगा? देखते हैं क्या अलग है इसमें। योजना 1950 सही है। योजना समाप्त 2014 ये भी सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 ये भी सही है। भाई गलत ये है, क्योंकि नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था। कब बना था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत संघ के संबंध में सही नहीं है? अरे कौन सा नहीं है बताओ भाई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभार, क्या था ये भी सही, ये सही है क्या? दूसरे विश्व, हाँ बिल्कुल। कौन सा इससे सही नहीं है? फोकस करेंगे क्वेश्चन पे, सही नहीं है। संचार प्रणाली उन्नत थी, सही है भाई। विशाल ऊर्जा संसाधन थे, ये भी सही है। अमेरिका से अधिक उन्नत थी, ये नहीं है। अर्थव्यवस्था उन्नत थी मानते हैं, लेकिन अमेरिका से उन्नत नहीं थी। प्रश्न नंबर 29, ये भी वीडियो में है कि सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने सालों तक शासन किया? जी हाँ, 70 साल तक शासन किया कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में, 1917 से 1991 तक। अगला क्वेश्चन नंबर 30, UNESCO यूनेस्को फुल फॉर्म बताओ। हिंदी में ना तो अंग्रेजी में देख लो, क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ है? बी इज द राइट आंसर, यानी कि इसमें संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। तो 30 का उत्तर क्या है? 30 का उत्तर क्या है बच्चों? बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। विभाजन के समय तय हुआ, क्या तय हुआ? क्या हुआ था कि विभाजन को किस पे आधार मनाया जाए? किसके आधार पे विभाजन हुआ? धार्मिक बहुसंख्यक। जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा होंगे वो पाकिस्तान कहलाएगा, और जहाँ पे हिंदू वो हिंदुस्तान यानी कि भारत। तो धार्मिक बहुसंख्यक को विभाजन का आधार माना गया। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, विभाजन के समय कौन से 2 प्रांतों का भी बंटवारा हुआ? कौन से 2 राज्य थे जो बड़े परेशान हुए? बताओ भाई बताओ, कई बार क्वेश्चन पूछा है आपसे। बंगाल और पंजाब। सी इज द राइट आंसर, बंगाल और पंजाब का भी बंटवारा हुआ। प्रश्न नंबर 33, भारत में शामिल होने के लिए विलय का एक सहमति पत्र बनाया गया जिस पर राजाओं ने साइन किए, उसे क्या कहते हैं? आने वाले परीक्षा में भी आएगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 34, अभी कथन वाले आ गए, कोई बात डरना नहीं है। इस बार गलत हो गया तो क्या हो, अगली बार तो ठीक करेंगे। सोवियत संघ में मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व होता है। क्या होता है? राज्य का स्वामित्व। भूमि अन्य संपत्ति उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण। तो राज्य ही दोनों में आ रहा है। देखो, सोवियत संघ में मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व, भूमि अन्य संपत्ति उत्पादन में राज्य का नियंत्रण, यानी दोनों ही पंक्ति राज्य के बारे में कही है और आपस में जुड़ी हुई है। तो क्या उत्तर होगा? ए इज द राइट आंसर की अभिकथन और कारण दोनों सही है और ए कारण की व्याख्या कर रहा है, यानी ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 35, हैदराबाद के शासक को क्या कहते हैं? सबको पता है, निजाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निजाम। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता है। ताशकंद समझौता कब हुआ और किसके, अरे कब नहीं हुआ, किसके बीच हुआ? इंडिया पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था, जो कि अफगानिस्तान में ताशकंद एक जगह है, वहां हुआ था। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में निर्विवाद नेता कौन थे? 3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी मैंने प्रैक्टिस पेपर की, आधे क्वेश्चन तो उसमें से आ गए बच्चों। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, बिल्कुल, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी पुकारते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान। तो एनबी ई लर्निंग से जुड़े रहिए, 12वीं कक्षा के हर विषय की वीडियो मिलेगी धीरे धीरे। इस पे पेपर से पहले आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। प्रश्न नंबर 38, जुलाई 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? बड़ा फेवरेट संघर्ष है, इसमें गाना बनाता है ए मेरे वतन के लोगों, तो कारगिल संघर्ष के नाम से जाना जाता है। ए इज द राइट आंसर।
प्रश्न नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। 1962 से 1971 के बीच भारत को कितने युद्धों का सामना करना पड़ा? 3 युद्ध हुए थे बेटा, 3 युद्ध। जिसने 2 लगाए गलती कर दी भाई, 3 युद्ध होते हैं। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 40, ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान बढ़ रहा है। जी बढ़ रहा है वो तो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाने वाले रसायनों के फैलाव इस्तेमाल के कारण तो तापमान क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बहुत यूज कर रहे हैं। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है। क्या हो गया भाई? अब अप्रासंगिक हो गया है। कौन सा आंदोलन? गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में थोड़ा एक मिस्टेक है कि क्या था, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल बात क्या है, ये सही है कि गलत है? ग्लोबल वार्मिंग कारण तापमान बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है। आर्थिक विकास में अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए विकासशील राष्ट्रों का मंच होना चाहिए। अब देखो भाई, 2 है पंक्ति, ध्यान से पढ़ना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है क्या? नहीं हुआ ना, तो ये गलत है। आर्थिक विकास में अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए विकासशील राष्ट्रों का मंच होना आवश्यक है। जी सही है। तो जब पहले ही गलत है तो कौन सा कथन मान जाएगा? क्या मान जाएगा कि अभी कथन गलत है, कारण सही है। कहाँ ये? सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही रजवाड़ों को छूट थी कि वे अपनी इच्छा के अनुसार भारत या पाकिस्तान में शामिल हों या अपने आप को आज़ाद बनाए रखें। सही बात है जी। ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति के साथ रजवाड़ों, रियासतों की राजा व प्रजा को भी निर्णय लेने का अधिकार मिल गया। ये भी सही है, दोनों जुड़े हुए हैं। ए इज द राइट आंसर। तो ए क्या है? राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 43, ध्यान से पढ़ना इस प्रश्न को कि आज़ादी के समय विश्व में 2 आर्थिक मॉडल, उदारवादी, पूंजीवादी और समाजवादी प्रचलित थे। भारत ने किसी को नहीं अपनाया। बिल्कुल सही, भारत ने दोनों में से किसी को ना अपनाकर क्या अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया, जिससे सरकार व निजी कंपनियां दोनों ही अपने अपने उपकरणों पर प्रभुत्व था। तो दोनों ही आपस में जुड़े हैं। सही है, तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। अभिकथन, अणुशक्ति संपन्न राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी हैं ने 1968 में परमाणु अप्रसार संधि पर सदस्य राष्ट्रों से हस्ताक्षर करने को कहा। बिल्कुल कहा। भारत ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। बिल्कुल। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। विभाजन के समय हुए बंटवारे में वित्तीय संपदा के साथ किस किस का बंटवारा हुआ? हर चीज बांटी गई थी। भारत मूवी उठा के देख लो, समझ में आ जाएगा। टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्र, रेल के कर्मचारी। 1 2 3 4 बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? रूस यूएसएसआर का उत्तराधिकारी। सही है जी। वार्सा एक सैन्य समझौता था। ये भी सही है जी। शॉक थेरेपी आर्थिक मॉडल सही है। तो यल्तनिस गलत है। फिर यल्तनिक ने आर्थिक शुरुआत किसने करी थी? मिखाइल गोर्बाचेव ने। तो यल्तसिन ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत नहीं करी थी। तो डी आपका आंसर मान जाएगा, क्योंकि ये कथन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। नेहरू जी और जनरल आयूब खां ने 1960 में किस संधि पर साइन किए? तो किस संधि पर किए थे? सिंधु नदी जल संधि। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 48, भारत व पाकिस्तान के लेखकों, कवियों ने विभाजन के त्रासदी को किन किन माध्यमों से व्यक्त किया? किससे? उपन्यास से, लघु कथा से, कविता। बिल्कुल सही, सभी से व्यक्त किया। ठीक है, मूवी देख लो चाहे कहानी देख लो, सभी से भारत पाकिस्तान का जो विभाजन है वो व्यक्त किया गया। प्रश्न नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। ये चित्र कौन सा है भाई? ये सेम टू सेम क्वेश्चन था। इस चित्र के अंदर बने गोले मानचित्र किसको दर्शाते हैं? किसका मानचित्र है ये? संसार का, यानी विश्व का। ये देखो, पूरे वर्ल्ड का मैप गोले में बना हुआ है। ए इज द राइट आंसर। दृष्टिबाधित के लिए भारत कब आजाद हुआ? सबको पता है, 1947 को आजाद हुआ। इस कार्टून को देखो, नेहरू जी बीच में घिरे पड़े हैं। कार्टून के बीच में बैठे हुए नेता कौन से हैं? बताओ जी। नेहरू जी, बिल्कुल सही। ये टोपी नेहरू जी की बड़ी फेमस है, इसलिए नेहरू जी बीच में बैठे हुए हैं। विकलांग बच्चों के लिए
राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? गठन कब हुआ था? 1953 में। लागू 1956 में हुआ था। कई बच्चे गलत कर देते हैं, 53 में गठन हुआ था और लागू 56 में हुआ था। प्रश्न नंबर, आगे बढ़ते हैं। देखो एक चित्र को, दिए गए कार्टून को ध्यान से देखो, उत्तर दो। कार्टून में क्या दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है? तो क्या कार्टून में दर्शा रहे हैं बच्चों? ये देखो, ये कौन है हमारे? ये है चाइना, ये है मेनन यानी कि रक्षा मंत्री। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें? ये चाइना किसको खींच रहा है? रक्षा मंत्री को। तो इसमें क्या बताया हुआ है कि 1900 चीन में भारत और चीन सीमा विवाद। तो डी इज द राइट आंसर कि 1960 में चीन भारत सीमा विवाद की असफलता को दर्शाता हुआ। केवल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? कौन थे भाई? अरविंद पंगाड़िया थे। बिल्कुल सही, राजीव कुमार अभी वर्तमान में है। अभी अनसीन पैसेज, ट्यूनीशिया में प्रारंभ हुए अरब स्प्रिंग ने अपनी जड़ें जमा ली, जहां जनता द्वारा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया गया। यह संघर्ष एक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। यानी ट्यूनीशिया में अरब स्प्रिंग नाम से एक आंदोलन हुआ था, क्योंकि जनता तत्कालीन समस्याओं को निरंकुश तानाशाही का परिणाम मानती थी। ट्यूनीशिया में उदित लोकतंत्र की मांग पश्चिम एशिया के मुस्लिम बहुल अरब देशों में फैल गई। होस्नी मुबारक कौन थे? जो 1979 में मिस्र की सत्ता में आए, यानी मिस्र के शासक बने। एक बड़े स्तर पर लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप ध्वस्त हो गए। इसके अतिरिक्त अरब क्रांति का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा? यमन, बहरीन, लीबिया, सीरिया में। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछे गए हैं भाई। अरब स्प्रिंग की शुरुआत के पीछे कौन से कारण थे? कौन से कारण थे भाई? भ्रष्टाचार भी था, बेरोजगारी भी, गरीबी, यानी कि उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। अरब स्प्रिंग की शुरुआत कब से मानी जाती है? 2010 से। इसकी एक वीडियो है अलग से अरब स्प्रिंग के बारे में मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो जरूर देखना बच्चों। अरब स्प्रिंग का प्रभाव किन किन देशों में पड़ा? लीबिया में, यमन में, बहरीन में। क्या आएगा? उपरोक्त सभी में। डी इज द राइट आंसर। 1979 में मिस्र का राजा कौन बना? अभी बताया आपको, होस्नी मुबारक। बी इज द राइट आंसर। होस्नी मुबारक डैश 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 के परिणाम स्वरूप क्या हो गए? ध्वस्त हो गए। तो किसके परिणाम स्वरूप? लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के कारण। डी इज द राइट आंसर। लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के कारण ध्वस्त हो गए। एक अंतिम पैसेज, भारत के उप प्रधानमंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, 1928 में बारदोली सत्याग्रह के पश्चात एक प्रमुख स्वतंत्रता के नेता के रूप में उभरे। स्वतंत्रता के समय रजवाड़ों की एकीकरण की समस्या में राष्ट्रीय एकता और देश की अखंडता के लिए, भारत की अखंडता के लिए एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे कठिन समय में सरदार पटेल ने सभी 565 रियासतों के एकीकरण का कार्य का उत्तरदायित्व संभाला। सभी देशी रियासतों के स्वतंत्र भारत में विलय को लेकर भारत में लौह पुरुष के नाम से, तो लौह पुरुष किन्हें कहते हैं? इन्हीं को कहा जाता है। वे भारतीय क्षेत्रीय अखंडता को लेकर कहीं कोई समझौता नहीं चाहते थे। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी मूर्ति है गुजरात में एकता स्थल के नाम से प्रसिद्ध। 31 अक्टूबर को इनका बर्थडे आने वाला है, यानी कल के दिन। तो क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी सफलता क्या थी? क्या थी भाई? सबको पता है क्या थी सफलता? देशी रियासतों का एकीकरण। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 58, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से पुकारते हैं? लोह पुरुष, क्योंकि लोहे की तरह मजबूत है ये। इन्होंने 565 रजवाड़ों को इंडिया में मिलवाया। प्रश्न नंबर 59, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 60, पटेल भारत को डैश को लेकर कोई संकट नहीं चाहते थे। किसको लेकर भाई? क्षेत्रीय अखंडता को लेकर कोई समझौता नहीं चाहते थे। डी इज द राइट आंसर। तो बच्चों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।